मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के ज्योग्राफी के पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले 2004 से 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा चुका हूं। देखिए 2004 से 2011 तक एक यूजीसी का जो पैटर्न था वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों था, जिसमें ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होते थे। उसके बाद जो है एक पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था जिसमें आपको लिखना होता था। लेकिन अब 2012 से जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ से यूजीसी का पैटर्न बदल गया है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक फर्स्ट पेपर जो पहले तो होता ही था, तो फर्स्ट पेपर में 60 क्वेश्चन आते थे, फिर 50 करना रहता था, इस तरह से चलता था। लेकिन सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर ज्योग्राफी का कर दिया गया। अब सेकेंड पेपर में जो ज्योग्राफी का आएगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे जैसे रहते थे अभी पिछली 2004 से 12 में। लेकिन एक थर्ड पेपर जोड़ा गया जो डिस्क्रिप्टिव होता था, उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। उसमें ज्योग्राफी के ही 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग आज जून 2012 का पेपर है, ये जून 2012 का, और इसको शुरू करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। ये देखिए जून 2012 का पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सामान्य अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है सागरीय अपर्दन, ऑप्शन बी दिया है पवन अपर्दन, ऑप्शन सी दिया है नदी अपर्दन, ऑप्शन डी दिया है हिमनदी अपर्दन। तो अपर्दन का जो सामान्य चक्र होता है वो होता है नदी अपर्दन से संबंधित होता है। सामान्य चक्र नॉर्मल साइकिल वो नदी अपर्दन से संबंधित होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? वेगनर महोदय के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में कौन सी बल या शक्ति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दिया है ज्वारीय बल उत्तरदायी है, ऑप्शन बी है संवहनी धाराएं, ऑप्शन सी है तनाव बल, ऑप्शन डी है दबाव बल। तो वेगनर महोदय के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था उसके लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है। यहाँ ऑप्शन में ज्वारीय बल जो है उसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी दूसरा का ए ज्वारीय बल। ठीक है, यानी जो वेगनर महोदय ने दो तरह की शक्तियाँ बताई थी विस्थापन की। जो पश्चिम की तरफ हुआ था विस्थापन, पश्चिम की तरफ विस्थापन जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण हुआ था। और उत्प्लावन बल या ज्वारीय बल उत्प्लावन बल के कारण हुआ था भूमध्य रेखा की तरफ, या ज्वारीय बल नहीं, उत्प्लावन बल के कारण हुआ था भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापन। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा, कौन सी बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो ज्वारीय बल हो जाएगा या शक्ति हो जाता है। वेगनर महोदय के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। देखिए सूची फर्स्ट है केटिल। देखिए एक गड्ढा होता है, यहाँ पे आप इसको मिला दीजिए, आप केटिल को चौथे से मिला दीजिए। प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त। 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा, यानी 4। फिर टार्न जो होता है ये झील होती है। इसको मैं पुराने पेपर में जब बता रहा था इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो टार्न झील होती है। देखिए सर्ग पर निवास करने वाली लघु पर्वत सरोवर या इसे झील कहा जाता है, यानी पहला हो जाएगा। दूसरा पहला यानी 4 के बाद 1 आएगा। फिर उसके बाद एस्कर क्या होता है? ये विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक।
एक कटक होता है, इसकी संरचना एक विसर्प के आकार की होती है। तो इसका दूसरा आंसर तीसरे का दूसरा हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 4, 1, 2। अब ड्रमलिन क्या है? हिमगोलास मृतिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी। ठीक है, हिमगोलास मृतिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी, यानी 3 हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में 4, 1, 2, 3 होगा वही इसका सही आंसर होगा। 4, 1, 2, 3 देख लीजिए, इसमें 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 देखिए सी वाले में आपको दिख रहा है 4, 1, 2, 3, देखिए 4, 1, 2, 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। किस युग का है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का है कि पुराजीव महाकल्प का है, या मध्यजीव महाकल्प का है, या नवजीव महाकल्प का है? तो विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग जो बना है वो नवजीव महाकल्प का है, नियोजोइक एरा का है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 4 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अब देखिए, एक तरफ नदी दिया है, एक तरफ सहायक नदी दिया है। नदी और सहायक नदियों का मिलान करना आपको। देखिए कृष्णा, इधर नदी है कृष्णा की सहायक नदी, आप इसको मिला दीजिए, आप भीमा से मिला दीजिए, यानी 4 हो जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, तीस्ता इसमें मिला दीजिए। गोदावरी या इंद्रावती नदी मिला लीजिए इसमें, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। और यमुना की चंबल हो जाएगी, यानी मिला दीजिए यानी ए का जो है चौथा, बी का तीसरा हो, 4, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, 4, 3, 2, 1। जिसमें 4, 3, 2, 1 है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ए में ही दिख रहा है 4, 3, 2, 1, आपको ए में ही ऑप्शन दिख रहा है 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 5 का आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षोभ मंडल में गति संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। क्षोभ मंडल में गति या संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। सौर पवन के द्वारा होती है, कि संवहन धारा के द्वारा होती है, कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है, कि वायु दाब के द्वारा होती है। ठीक है, कि वायु दाब के द्वारा होती है। इसको आपको बताना है। क्षोभ मंडल में वायु में गति किसके द्वारा होती है? सौर पवन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, सौर पवन ये गलत हो जाएगा। संवहन धारा और गुरुत्वाकर्षण बल भी गलत हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायु की गति की बात किया है। अब ऑप्शन बी और डी बचता है, क्योंकि वायुदाब के कारण क्या वायुदाब में अंतर के कारण वायु में गति होती है। यहाँ अगर वायुदाब में अंतर होता तो इसका आंसर ये सही हो जाता, अन्यथा इसका सही आंसर बी हो गया। ठीक है, संवहन धारा। क्षोभ मंडल में वायु में गति निम्नलिखित के द्वारा होती है, संवहन धारा के द्वारा होती है, संवहन धारा के द्वारा होती है। इसका सही आंसर बी है। ठीक है, अगर वायुदाब में अंतर देता तो इसका सही आंसर डी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वायुदाब के माप की इकाई है। वायुदाब के माप की इकाई तो डिग्री है, समदाब रेखा है, मीटर प्रति सेकेंड है, कि हेक्टोपास्कल है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है वायुदाब माप की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर डी है, हेक्टोपास्कल है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 7 का डी, हेक्टोपास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। फेरल सेल है, हेडली सेल है, पोलर सेल है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को तो आप तो मिला लीजिए। आप सबसे पहले
निर्वात क्षेत्र में, या डोल्ड्रम जिसे कहा जाता है, निर्वात क्षेत्र डोल्ड्रम, यानी एक हो जाएगा, लास्ट में एक आएगा। पोलर सेल, पोलर सेल आपकी पूर्वी पवन है, पूर्वी पवन, इसको 2 मिला लीजिए, यानी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हेडली सेल, ये आपकी व्यापारिक पवनें हो जाएंगी, हेडली सेल, हेडली सेल व्यापारिक, यानी 4 हो जाएगा। और फेरल सेल यानी पश्चिमी पवन, ये है, या वेस्टर्लीज, यानी 3। जिस ऑप्शन में 3 4 2 हो 1 होगा वही उसका आंसर होगा। चलिए 3 4 2 1 देख लेते हैं। 3 4 2 1 सी में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 सी में है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 8 का आंसर सी, 8 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में कौन सी क्रियाविधि नहीं है? कि किसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता है? चालन के द्वारा होता है, अभिवहन के द्वारा भी होता है, विकिरण के द्वारा भी होता है, अपक्षरण के द्वारा ऊर्जा संचरण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 9 का डी इस करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण दिए गए हैं। चलिए कथन क्या दिया गया है? कथन है आपका कि स्थिर वायु, देखिए कथन देखिए, स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार दिया है, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ऊर्ध्वाकार भी कह सकते हैं एक तरह से। स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचलन को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है। तो स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचलन को रोकती है, बिल्कुल सही है। स्थिर वायु है तो ऊर्ध्वाधर वायु को रोकेगी संचलन के लिए। लेकिन अगर वही वायु अस्थिर है, अस्थिर कौन सी वायु होगी? गर्म वायु अस्थिर होगी। ठीक है, अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती जाती है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, चलिए कारण को देख लीजिए। कारण को देख लीजिए, जब स्थिर वायु ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है, जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो बादल बनते हैं। सीधी बात, ऊपर उठेगी और ठंडी होगी, बादल बनेंगे, संघनन होगा, वो सांगुन ड्यू पॉइंट, सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं। वे व्यापक बादल बनते हैं, वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। तो जब स्थिर वायु ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है, स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो बादल बनते हैं, वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। ये भी सही है। तो इसका मतलब ए आर दोनों सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चिली तथा पेरू, या पेरू जिसे आप कहते हैं, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है? नाम है चिली तथा तो अगुल्हास है, एलिनो है, हम्बोल्ट है, कैनरी है। तो चिली तथा पेरू के तट के सहारे जो शीत धारा चलती है उसका नाम हम्बोल्ट विद्वान के नाम पर हम्बोल्ट धारा पड़ा हुआ है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है तो ज्वारीय रेंज कहा जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 12 का सही आंसर सी हो जाएगा, ज्वारीय रेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पेपर को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पौधों एवं पशुओं का ग्राम्यन किस युग में प्रारंभ हुआ? पौधे एवं पशुओं का ग्राम्यन किस युग में प्रारंभ हुआ? यानी कि ग्राम्यन का मतलब यहाँ पे कि मतलब पशुपालन किस युग में प्रारंभ? पूरा पाषाण काल दिया है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, पूरा पाषाण पूर्व काल है।
तो पौधों एवं पशुओं का जो ग्राम्यन प्रारंभ हुआ सॉरी, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर 13 का सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या करना है कि सूची को नहीं मिलाना है। सही सुमेलित कौन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है, एक ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो चलिए खोजते हैं हम लोग। स्वपोषी, अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं, अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं। तो बिल्कुल सही है। स्वपोषी खुद से अपना भोजन बनाते, रासायनिक क्रिया करके, प्रकाश का यूज करके, प्रकाश का उपयोग करके। विषमपोषी क्या है, जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विषमपोषी भी सही है। आगे चलिए, शाकाहारी वे जीव जो पौधों तथा पशुओं का भोग करते हैं। बिल्कुल गलत, यहीं आपका आंसर मिल गया, क्योंकि ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि शाकाहारी केवल पौधे शाक सब्जी को खाते हैं, ना कि मांस खाते हैं, ना कि पशुओं को खाते हैं। तो इसका क्या, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। डी देख लेते हैं, मृत बच्चे मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है, किस नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा समुद्री टीला जिसका शिखर जो है सपाट है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शोल, ऑप्शन बी भित्ती, ऑप्शन सी निमग्न द्वीप गुयाट, ऑप्शन डी किनारा। तो समुद्री जिसका सपाट शिखर है उसको निमग्न द्वीप कहते हैं। ये कई बार IAS PCS दोनों के एग्ज़ाम में, GS के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो निमग्न द्वीप, इसको देखें, ध्यान में रखिएगा, निमग्न द्वीप कहा जाता है या गुयाट कहा जाता है। गुयाट के नाम से ज़्यादा इसे माना जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या करना है आपको, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, पीटर हैगेट है, जाग्रफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, तो बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है एकदम पूरी तरह से। पीटर हैगेट महोदय ने जाग्रफी ए मॉडर्न सिंथेसिस नामक बुक लिखी है। PE जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, PE जेम्स की ऑल पॉसिबल वर्ल्ड भी सही है। PE जेम्स की ऑल पॉसिबल वर्ल्ड बुक PE जेम्स महोदय ने लिखी है, ये भी सही है। GP मार्स एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, डेविड हार्वे की ये बुक है, ये सुमेलित नहीं है। इसका मतलब यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एबलर एडम्स एम गोल्ड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एबलर एडम्स एम गोल्ड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी GP मार्स दिया है, जबकि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी है डेविड हार्वे की। और GP मार्स एक बुक का लिखे थे, मानव और प्रकृति, जिसे हिंदी में कह सकते हैं मैन एंड नेचर। GP मार्स की पुस्तक थी मैन एंड नेचर, मैन एंड नेचर, ये GP मार्स की पुस्तक थी, ना कि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की बुक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सी, 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें बताना है अभी कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन सही है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक इडियोग्राफिक उपागम से संबंधित है, बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक इडियोग्राफिक उपागम से संबंधित है।
वर्णनात्मक उपागम से संबंधित क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा एरियल डिफरेंशिएशन। क्षेत्रीय विभेदन के दौरान नोमोथेटिक विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है। बिल्कुल गलत। कौन सा सही नहीं है? यही तो सही नहीं है। इसका आंसर ए बी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हर्टसोम थे। बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है। ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा है वो वर्णनात्मक उपागम से संबंधित है। वर्णनात्मक उपागम से संबंधित है। जबकि बी में क्या दिया है कि इस विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित नहीं, नोमोथेटिक उपागम से संबंधित नहीं है। ये है इडियोग्राफिक उपागम से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 17 का बी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लिए, कह रहा है एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन किस अवधारणा से संबंधित है? देखिए, एक ही प्रकार का वातावरण है, जीवन यापन या संस्कृति भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रख रहा है, भिन्न भिन्न अर्थ रख रहा है। तो इसको क्या निश्चयवाद दिया है ऑप्शन में, रुको और जाओ निश्चयवाद, संभाव्यवाद और संभववाद। यानी एक ही प्रकार का वातावरण है लेकिन जीवन यापन संस्कृति के भिन्न भिन्न तरीके के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रख रहा है, तो ये है संभववाद। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बी कर रहे हैं, डी हो जाएगा। तो सही आंसर डी हो जाएगा, 18 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारिक वातावरण पर जोर दिया? निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारिक वातावरण पर जोर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्टन है, ग्रेगरी है, कर्क है, जॉनसन। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क या किर्क, कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, किर्क महोदय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भूगोल को मानव पार्श्व विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, मानव पार्श्व विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो शेफर महोदय, हार्टसोन, रिस्थॉपेन, बैरोज। बहुत कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, कई बार पेपर में आ चुका है। एच बैरोज है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 20 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? कि निम्नलिखित महानगरों में से 2011 की जनगणना से सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? चेन्नई में है कि दिल्ली में है कि कोलकाता में है कि मुंबई में है? किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 21 का डी। मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या है दर्ज की गई 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है? भारत में निम्न कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर रहती है? तो असम हो गया, हरियाणा दिया है, पंजाब दिया है, तमिलनाडु है। देखिए, संक्रमण का अवस्था से गुजरने का मतलब पहले अवस्था में होता है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरे अवस्था में होता है उच्च जन्म दर, घटती हुई मृत्यु दर। और तीसरी को ही संक्रमण अवस्था कहते हैं, जिसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। तो केरल और तमिलनाडु वाला जो भाग है दक्षिण भारत का, इसमें तीसरी अवस्था से ये गुजर रहा है। तो इसमें तमिलनाडु ऑप्शन में है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, संक्रमण अवस्था कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 देखते हैं। 23 देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का प्रमुख कारक है? ग्रामीण बहिर्प्रवास का प्रमुख कारक क्या है? कृषि अक्षमता,
मतलब कि ग्रामीण से ग्राम से या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में क्यों प्रवास कर रहे हैं, बाहर की तरफ प्रवास क्यों कर रहे हैं। कृषि अक्षमता, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का अभाव है, कि बेरोजगारी है। देखिए सी में भी थोड़ा सा दम है भाई, कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का अभाव तो है ही, लेकिन बेरोजगार जो सबसे ज़्यादा बहिर्प्रवास होता है ग्राम से नगर की ओर, वो कारण है उसका बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो 23 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वस्तु की विस्तार सीमा, वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है। वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है। ए है, वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है वही तो वस्तु की विस्तार सीमा कहलाती है। इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा। और देख लेता हूँ, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की विविधता, गलत। सेवा या वस्तु को व्यवहारपरक बनाने के लिए अधिकतम मांग, गलत। कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक अधिकतम जनसंख्या, नहीं। तो 24 का सही हो जाएगा ए। 24 का आंसर ए हो जाएगा। वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है, वस्तु या किसी सेवा को खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है वही वस्तु की विस्तार सीमा कहलाती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 24 का ए। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम क्या संकेत करता है। क्रिस्टालर केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम क्या करता है। के बराबर 3, के बराबर 4, के बराबर 7, के बराबर 9। तो यही 3 का यूज किया गया है। ठीक है, जिसमें के बराबर 7 प्रशासनिक नियम को करता है। के बराबर 7, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रशासनिक नियम के क्या संकेत करता है, तो के बराबर 7 संकेत करता है। चलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 25 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमेंट स्वच्छंद उद्योग के रूप में सीमेंट दिया है, जहाज निर्माण दिया है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे दिया है, सूती वस्त्र दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जो है स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फुटलूट इंडस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको पॉज करके इस पेपर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिया है नेट बोया क्षेत्र, नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है। नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित, नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र कृषि क्षमता कहलाता है, कि फसल विविधीकरण कहलाता है, फसल केंद्रीकरण कहलाता है, कि फसल गहनता कहलाता है। तो फसल गहनता कहलाता है। नेट बोया क्षेत्र अपान सकल बोया क्षेत्र, नेट बोया क्षेत्र बटे सकल बोया क्षेत्र कहलाता है फसल गहनता। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन है लॉस, आइजार्ड, डायसी, वेबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर, यानी 28 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती कहलाती है। ये आपको पीजीटी में 2021 वाला जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2021 वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, पीजीटी 2021 में। ठीक है, पूछा था, यही पूछा था क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों, फूलों की गहन खेती कहलाती है। ट्रक फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मार्केटिंग गार्डनिंग, एग्री फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, एग्री फार्मिंग।
तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ट्रक फार्मिंग कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं? जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है? कारण बताइए भाई, इससे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है कि लौह अयस्क भंडार की समीपता है। ऑप्शन बी दिया स्थानीय बाजारों की समीपता है। ऑप्शन सी दिया सस्ते श्रम की उपलब्धता है। ऑप्शन डी है आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना। ठीक है, इस्पात परिवहन लागत को न्यूनतम करने के लिए, क्योंकि जापान के पास बहुत कम है लौह इस्पात, तो कच्चे माल का आयात करता है तो निर्मित माल को निर्यात कर देता है। तट के पास रहेगा तो उसे अधिक लाभ होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 30 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? कौन सा? नेत्र का किया जाता है, नसिका का किया जाता है, कान का नहीं किया जाता है, केस का यानी बाल का भी किया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कान को नहीं लिया जाता वर्गीकरण में। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कान। 32 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। खिरगीज है, याकूत है, लैप्स है, एस्किमो है, इसको मिलाना है। तो खिरगीज को मिला दीजिए आप जो है सेंट्रल एशिया। ठीक है, इसका एक हो जाएगा। याकूत को मिला दीजिए आप साइबेरिया से, यानी 2 हो जाएगा। और लैप्स हो गया आपका स्कैंडिनेविया से मिला दीजिए, यानी 3 हो जाएगा। यानी सीधा सीधा मिला एस्किमो का कनाडा मिला दीजिए, 4 हो जाए। 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 डी में है। इसका सही आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि इस लैप्स स्कैंडिनेविया में होते हैं, याकूत पूर्वी साइबेरिया में पाए जाते हैं, और एस्किमो कनाडा में तो पाए जाते ही हैं, उत्तरी टुंड्रा वाले क्षेत्र की तरफ। तो ये 32 का जो सही आंसर होगा 1 2 3 4 डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी सुमेलित है एक तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है? देखिए कौन सा सत्य नहीं है। उसका प्रादेशिक आधार है, उसका हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है, वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है, वह बाह्य संबंधों में प्रभुसत्ता संपन्न होता है। देखिए किसी भी राज्य के बारे में क्या सत्य नहीं बताना है, तो ये तो आपको सत्य मानना ही है। उसका प्रादेशिक आधार तो होता ही है, और ये देखिए भी सत्य आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है। भाई उसकी प्रभुसत्ता चलेगी, अंदर चलेगी, पूरे देश के अंदर चलेगी, ये भी सही हो जाएगा। बाह्य संबंध में प्रभुसत्ता संपन्न होता है, उसे निर्णय लेके बाह्य संबंध में किसी देश से रिलेशन बनाने में, किसी देश के प्रति बोलने में तभी बोल सकता है जब वो स्वतंत्र हो, तो इस बाह्य संबंध में प्रभुसत्ता संपन्न होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि हमेशा उसका हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है। ये गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 33 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है? द्रविड़ कुल की कौन सी भाषा नहीं है भाई? मलयालम है, देखिए पहले कन्नड़ है, और इसमें ब्राहुई है, ब्राहुई जिसे और कुछ ब्राहुई इस भाषा को और कुछ नाम से जाना जाता है, याद नहीं आ रहा है।
तो ये तीनों तो द्रविड़ कुल की भाषा है। इसके अलावा एक तेलुगु भी है इसके द्रविड़ कुल की भाषा, तेलुगु भी है, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु भी है। तो इसका सही आंसर ए हो जाए, सिंहली नहीं है, द्रविड़ कुल की भाषा नहीं है तो सिंहली, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 34 का सही आंसर ए हो जाएगा, सिंहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 अब देखेंगे हम लोग। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भाई इसको देख सकते हैं पेपर को पास करके, ठीक है। चलिए अब 35 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टोडा जनजाति का आवास कहाँ है, ये पूछ दिया। टोडा जनजाति का आवास है अरावली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कैमूर श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी। तो टोडा जनजाति का जो आवास है वो पाया जाता है नीलगिरी श्रेणी में, आवास है इसका नीलगिरी श्रेणी दक्षिण में, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नीलगिरी श्रेणी। जीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएएस विशेष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक या सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। शिशु मृत्यु दर का, आर्थिक विकास मापने के लिए पेयजल की उपलब्धता का, महिला साक्षरता का, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास मापने के लिए ये सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर 36 का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब मेडल संचयी कार्य कारण मॉडल, ये तो सही सुमेलित है। फ्रीडमैन का है सारभाग या केंद्र पेरिफेरी जिसे कहते हैं, सारभाग परिधि या उपांत मॉडल, फ्रीडमैन का ये भी सही है, सुमेलित है। वुडविल परिवहन मॉडल टाफे मारे गुल्ड का परिवहन मॉडल है, वुडविल का नहीं है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। फ्रैंक का प्रसारता मॉडल बिल्कुल सही है। तो इसका 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सही आंसर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 37 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि परिवहन मॉडल टाफे मारे गोल्ड द्वारा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है। ये क्वेश्चन कई बार दोहराया गया है, आगे चल के भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आगे वाले पेपर में। तो निम्नलिखित में किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है। स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है। देखिए ल्यूटन दिया है, डिकेंस दिया है, कुकलिंस्की दिया है, फ्रीडमैन दिया है। तो इसका सही आंसर जो है डी है, फ्रीडमैन। इसका सही आंसर डी है, फ्रीडमैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है कि रोस्टो के मॉडल के अनुसार, 39 लेके आता हूँ। देखिए रोस्टो के मॉडल के अनुसार मॉडल आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं में कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में से सही है। ये रोस्टो महोदय जो मॉडल दिए थे उसमें आर्थिक समृद्धि की जो अवस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया था, उसका क्रम क्या है इसमें आपको बताना है। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले पारंपरिक समाज की अवस्था बताया था, पारंपरिक समाज की अवस्था बताया था। तो इसमें जो दिख रहा है तो ABCD सब में दिख रहा है पारंपरिक समाज की अवस्था। ए में भी ये पारंपरिक समाज है, पारंपरिक समाज इसमें भी है, पारंपरिक समाज इसमें भी है। इसमें पहली अवस्था तो यही थी। दूसरे में है देखिए दिया है उत्प्रस्थान रहेगा, यहाँ परिपक्वता दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ये उत्प्रस्थान दिया है तो ये अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें उत्प्रस्थान ये भी ठीक है, और पारंपरिक समाज में परिपक्वता ये भी गलत हो जाएगा। दो तो गलत हो गया, दो अभी चल रहा है। अब तीसरी अवस्था थी, यहाँ पे तीसरी अवस्था थी परिपक्वता की ओर अवस्था।
अब देखिए इसमें परिपक्वता की ओर दिया है, फिर और अधिक जन उपभोग दिया। इसमें डायरेक्ट पहले अधिक जन उपभोग दे दिया है, तो अधिक जन उपभोग नहीं रहेगा, पहले पहले परिपक्वता की ओर की अवस्था रहेगी, फिर अधिक जन उपभोग रहेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक समाज की अवस्था, उत्प्रस्थान की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर होने की अवस्था, अधिक जन उपभोग की अवस्था लास्ट में आती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 39 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये निम्नलिखित कौन सा आकारी समांगी क्षेत्र है? समांगी क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली महानगर क्षेत्र ऑप्शन दिया है, और हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र है, दिल्ली जयपुर आगरा त्रिकोण है, और आसाम घाटी है। तो इसका सही आंसर है आसाम घाटी। 40 का डी आंसर सही हो जाएगा। और इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस आकारी या समांगी क्षेत्र इसको क्यों कहा जाता है, आसाम घाटी को, और क्लियर करने के लिए। चलिए 41 2001 से 2011 के बीच 2001 से 2011 के बीच लिंग अनुपात प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष स्त्रियां में क्या हुआ है? 5 से 10 की वृद्धि हुई है, 5 से 10 की कमी आई है, स्थिर रहा है, 5 से कम वृद्धि हुई है। तो भाई 2001 से 2011 के बीच 5 से 10 वृद्धि हुई है, ये इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि लिंगानुपात में 2001 से 2011 में वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर 41 का ए हो जाएगा। चलिए चलिए ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं पेपर को पास करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 देखिए, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिया है, एक तरफ खनन क्षेत्र दिया है। कि तांबा, तांबा को देखिए एकदम फेमस, खेतड़ी को आप मिला दीजिए, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लौह अयस्क है, लौह अयस्क आप मिला लीजिए कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख। और मैग्नीज को बालाघाट से मिला लीजिए, यानी 4 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। और अभ्रक कोडरमा को मिला लीजिए, क्योंकि कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। तो 3 हो जाए, 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए डी में है आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी तांबा, खेतड़ी, लौह कुद्रेमुख, मैग्नीज बालाघाट, अभ्रक कोडरमा तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का डी। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 भारत में मैंग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? मैंग्रोव किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का, ज्वारीय वन का, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का, उपोष्ण आर्द्र वन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मैंग्रोव का ज्वारीय वन का है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ज्वारीय वन का। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापत्तनम जहाज निर्माण बिल्कुल सही है। और टिटलागढ़ रेलवे उपकरण, ये देखिए शायद। भद्रावती लौह एवं इस्पात सही है। पिंजौर मशीन औजार सुमेलित। टिटलागढ़ रेलवे उपकरण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपकी, बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सुमेलित नहीं है। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है। अधिकतम प्रतिशत की 10 की वृद्धि किस दशक में हुई? सब वृद्धि तो हुई, लेकिन अधिकतम किस में हुई? 1951 से 61 के बीच में, 61 से 71 के बीच में, 71 से 81 के बीच में, 81 से 91 में। तो इसके अधिकतम जो वृद्धि हुई थी वो 61 से 71 के बीच हुई थी। कब हुई थी? 61 से 71 के बीच हुई थी।
और इसमें जो वृद्धि हुई थी 24.80% की वृद्धि हुई थी। 24.80% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। और इसी में जैसे कि जो नीचे वाला जो दशक है 71 से 81 में, इसमें 24.60 लगभग, या 61 कर लीजिए, 61, ठीक है, इतनी वृद्धि हुई थी। यानी दूसरा मोस्ट ये वाला है। तो सबसे अधिक जो दस की वृद्धि होती है 61 से 71 में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? दंडारेख दिया है, आयत चित्र दिया है, पाई आरेख दिया है, रेखा ग्राफ दिया है। तो आवृत्ति दर्शाने के सर्वाधिक उपयुक्त विवरण इनमें से आयत चित्र है। इसको सही आंसर बी हो जाएगा, 46 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नदी उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है? नदी उन्मोचन के औसत मान की गणना करने के लिए निम्नलिखित किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है नदी उन्मोचन को? तो इसमें ज्यामितीय माध्य का उपयोग किया जाता है। ये गणितीय माध्य दिया, ऋणात्मक भारित दिया, लेकिन इसमें किया जाता है ज्यामितीय माध्य का उपयोग नदी उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 47 का बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 48 है। आर्यन निम्नलिखित आर्यन मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है? रैंडम यादृच्छिक, देखिए 0 दिया है, 1 दिया है, 1.35 दिया है, 2.14 है। तो जो यादृच्छिक होता है 1 होता है, रैंडम 1 दर्शाता है, आर्यन वैल्यू उसकी 1 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है? कि विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग मेथड कौन सी है? व्यवस्थित है कि अस्तरित यादृच्छिक है कि यादृच्छिक है या गुच्छित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अस्तरित यादृच्छिक हो जाएगा, अस्तरित यादृच्छिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 49 का बी, अस्तरित यादृच्छिक। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन इंटरपोलेशन का उपयोग किया जाता है? अंतर्वेशन का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है वर्ण प्रतीकी, ऑप्शन बी दिया है वर्ण वर्णकता यानी क्रोक्रोमैटिक, और ऑप्शन दिया है सम्मान, और ऑप्शन डी दिया है वर्णमात्री। तो इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, सम्मान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सम्मान। सम्मान में किया जाता है। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, और बार बार देखने से सारे क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन की प्रकृति आपको समझ में आएगी, और आगे आने वाले एग्ज़ामों में पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या टीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसमें समान रूप से ये उपयोगी होगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा से भी आपको हेल्प मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तथा अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे सभी का लाभ हो सके। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।